हेलो गाइस, प्रेमावी सोशलॉजी पेंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है उत्तर आधुनिक विचारक एंथनी गिडेंस। आज की इस वीडियो में हम उत्तर आधुनिक विचारक एंथनी गिडेंस के विषय में जानेंगे। इनके द्वारा दी गई बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं और सिद्धांत जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे संबंधित एग्जाम में कुछ न कुछ जरूर पूछा जाता है, क्योंकि इनके जो सिद्धांत और अवधारणाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एंथनी गिडेंस के समाजशास्त्रीय योगदान के विषय में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उत्तर आधुनिकता क्या है। उत्तर आधुनिकता को समझने के लिए हमें पहले परंपरागत समाज के विषय में जानना होगा और उसके बाद हम आधुनिक समाज को जानेंगे, तब हम उत्तर आधुनिकता को समझ सकते हैं। तो परंपरागत समाज एक ऐसा समाज है जिसे हम प्राचीन समाज कहते हैं। प्राचीन समाज, प्राचीन समय में जो सामाजिक अर्थव्यवस्था होती थी वो बहुत ही सरल साधारण होती थी, जिसमें आर्थिक गतिविधियां भी बहुत सरल होती थी। व्यक्ति का जीवन भी बहुत साधारण हुआ करता था। जैसे हम कृषक समाजों को ले लें या ग्रामीण समाज को ले लें, तो ये हमारा परंपरागत समाज है जिसमें जीवन बहुत ही सरल साधारण होता है। व्यक्ति अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि कार्यों पर निर्भर होता है और कृषि कार्यों के द्वारा ही वो अपना जीवन, अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब ये जो कृषि कार्य होते थे तो इसी से ही इनकी दिनचर्या भी निश्चित होती थी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो परंपरागत समाज है वो बहुत ही साधारण और सरल समाज है। धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन हुआ और विचारों में परिवर्तन आया। परिवर्तन आने पर आधुनिक समाज आया, जब समाज में बहुत ही तीव्र गति से परिवर्तन हुए, आर्थिक परिवर्तन हुए, आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन हुए। तो परंपरागत समाज में जो कुटीर एवं लघु उद्योग होते थे वो आधुनिक समाज में औद्योगिक यानी औद्योगिक गतिविधियों में तब्दील हो गया। बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो गए। अगर हम शिक्षा की बात करें तो परंपरागत समाज में हम जान सकते हैं कि गुरुकुल की व्यवस्था होती थी, किंतु आधुनिक समाजों में आज कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, जहाँ पर हम अपनी इच्छा अनुसार अपने विषय का चयन करके शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से व्यक्ति के सामाजिक परिवर्तन हुए, उनके खाने पीने में, बोली भाषा में, पहनावे में। तो ये सब परिवर्तन बहुत ही तीव्र गति से परिवर्तन हुए, जिसे हम आधुनिक समाज कहते हैं। फिर आधुनिक समाज में भी परिवर्तन हुए, लोगों की सोच में, विचार में, बौद्धिक क्षमता में, तकनीकी में, ज्ञान में, कौशल में। तो जो उत्तर आधुनिकता है वो उत्तर आधुनिकता में क्या होता है कि लोगों के बुद्धि, कौशल, क्षमता, ज्ञान, तकनीकी, संचार को महत्व देता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर जितना अधिक ज्ञान होगा, तकनीकी होगी और कौशल होगा, क्षमता होगी, संचार करने की उसकी क्षमता अच्छी होगी, वो ही व्यक्ति उत्तर आधुनिकता में अपना विशेष योगदान देता है। यानी जो उत्तर आधुनिकता है, उत्तर आधुनिकता में तकनीकी, ज्ञान, बुद्धि, कौशल को अधिक महत्व दिया जाता है। जो इंटरनेट के माध्यम से कार्य होते हैं, तकनीकी में जिनको अच्छा ज्ञान होता है, वो उत्तर आधुनिकता के अंतर्गत आते हैं। उत्तर आधुनिकता, जैसे हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि पहले जो आधुनिक समाज है, आधुनिक समाज में जो भी कुछ पढ़ाया या हम शिक्षा ग्रहण करते थे तो हम अध्यापकों के माध्यम से करते थे। किंतु जो उत्तर आधुनिक समाज है, आजकल संचार के, इंटरनेट के साधन है, संचार के साधन है, यूट्यूब चैनल चलते हैं और इतने अच्छे उसमें फंक्शंस होते हैं, गूगल में सर्च करते हैं या फिर हम कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी बुद्धि और कौशल पर निर्भर यंत्र होते हैं, जिन्हें व्यक्ति अपनी बुद्धि और ज्ञान के कौशल पर प्रयोग करता है। तो ये ही उत्तर आधुनिकता है कि जो आधुनिक समाज है ये आधुनिक समाज से बढ़कर हमारे ज्ञान और कौशल और तकनीकी को महत्व देता है। उत्तर आधुनिकता में योगदान देने वाले माइकल फूको, डगलस डी हार्वे, जीन बर्डलार्ड, जैक डरिडा तथा
एंथनी गिडेंस आदि प्रमुख समाजशास्त्री हैं जो उत्तर आधुनिक समाजशास्त्री हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एंथनी गिडेंस के विषय में जानते हैं। एंथनी गिडेंस से संबंधित उनकी सिद्धांतों और अवधारणाओं के विषय में भी समझते हैं। सबसे पहले हम एंथनी गिडेंस के विषय में जानते हैं। एंथनी गिडेंस ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं और इनका जन्म 1938 में लंदन, इंग्लैंड में हुआ। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शोध कार्य किया तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। एंथनी गिडेंस अपने प्रसिद्ध संरचनाकरण संबंधी सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख रुचि शास्त्रीय पारंपरिक सिद्धांत, पूंजीवाद, सामाजिक वर्ग स्तरीकरण तथा सामाजिक परिवर्तन में रही है। एंथनी गिडेंस ने संरचनाकरण सिद्धांत में दो प्रकार के सिद्धांत बताए। जो इनका संरचनाकरण के सिद्धांत के लिए इन्हें विशेष तौर पर ख्याति प्राप्त हुई और इनका जो संरचनाकरण का सिद्धांत है वो सिद्धांत दो प्रकार से इन्होंने इस सिद्धांत के विषय में बताया है कि ये सिद्धांत दो प्रकार से इन्होंने स्पष्ट किया है। समष्टि मूलक यानी बड़े स्तर पर जो नियम और संसाधन होते हैं उनकी बात करते हैं, और दूसरा व्यष्टि मूलक जो समाज में छोटे नियम और संसाधन होते हैं उनकी बात करते हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी क्रियाओं को करता है, अपने आवश्यकताओं को पूरा करता है और जो संरचना की गति मिलती है, जो संरचनात्मक गतिशीलता होती है, उसके विषय में बताते हैं कि समाज में जो बड़े बड़े कार्य होते हैं, मानवीय क्रियाएं होती हैं, मानवीय कार्य होते हैं, उनके द्वारा भी संरचना बनती है और आगे बढ़ती है, यानी संरचना में गतिशीलता बढ़ती है। और जो समाज में छोटी छोटी मानवीय क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं भी सामाजिक गतिशीलता में सहयोग करती हैं। तो सन 1970 से 1980 के दशक में छोटे व बड़े सिद्धांतों के एकीकरण के बारे में प्रयास करने वाले एंथनी गिडेंस ने अपनी पुस्तक स्ट्रक्चरल थ्योरी में इसका उल्लेख किया। तो ये जो पुस्तक इनकी है स्ट्रक्चरल थ्योरी, इसमें इन्होंने संरचनाकरण का सिद्धांत दिया है और इसी में इन्होंने बताया है कि समाज में जो छोटी से छोटी क्रियाएं होती हैं, मानवीय क्रियाएं होती हैं, मानवीय विचार होते हैं और जो समाज में होने वाले बड़े से बड़े स्तर की क्रियाएं और विचार होते हैं, ये सभी मिलकर समाज में गतिशीलता लाते हैं और इस तरीके से सामाजिक संरचना होती है वो गतिमान रहती है। अब हम एंथनी गिडेंस से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं के विषय में जान लेते हैं। इनकी ये अवधारणाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक एक अवधारणा को बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, जिसमें इनका ये संरचनाकरण का सिद्धांत मोस्ट है। प्लास्टिक कामुकता के विषय में इन्होंने बात की है। विलंबित आधुनिकता के विषय में भी इन्होंने बात की है। रिस्क सोसाइटी के विषय में इन्होंने बताया है। तीसरी दुनिया यानी थर्ड वेव के विषय में भी इन्होंने बताया है। रन अवे वर्ल्ड के विषय में बताया है, जिसे भगोड़ा समाज कहा जाता है। इन्होंने भगोड़ा समाज कहा है रन अवे वर्ल्ड को। फिर है समय दूरी की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। निगरानी समाज की भी इन्होंने बात की है कि तकनीकी और सूचना इंटरनेट के माध्यम से किस तरह से समाज में उच्च प्राप्त अधिकारियों पर निगरानी की जाती है, उसके विषय में इन्होंने इस निगरानी समाज में बताया है। संरचना के दोहरापन की अवधारणा इन्होंने दी है। उत्तर आधुनिकता के विषय में बताया है। ग्लोबल रिस्क की भी इन्होंने बात की है। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी उत्तर आधुनिक समाज के विषय में इन्होंने बताया है। ग्लोबल इकोनॉमी की भी इन्होंने बात की है, अपने विचार दिए हैं। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के विषय में भी इन्होंने बताया है। द नेशन स्टेट की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है और सेल्फ एंड आइडेंटिटी के विषय में इन्होंने बताया है। तो ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत और अवधारणाएं हैं जिनका गहन अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इनके संरचनाकरण के सिद्धांत के विषय में जानते हैं कि इन्होंने संरचनाकरण के सिद्धांत में क्या कहा है। एंथनी गिडेंस ने अपनी पुस्तक ए कंटेम्परेरी क्रिटिक का हिस्टोरिकल मोटिज्म 1981 में प्रकारवाद और उत्कर्षी सिद्धांत की कटु आलोचना की है, जिन्हें वह बंद व्यवस्थाएं मानते हैं और कहते हैं कि घटनाएं हमेशा आकस्मिक और मूर्त स्वरूप होती हैं। एंथनी गिडेंस
ने जो ये पुस्तक दी है, ए कंटेम्परेरी क्रिटिक द हिस्टोरिकल मोटिज्म, इसमें इन्होंने जो पहले के विचारक, प्रकार्यवादी विचारक हैं, उद्विकाशीय सिद्धांत समाज शास्त्रियों के द्वारा दिया गया, उनके सिद्धांतों की इन्होंने आलोचना की। कहते हैं कि उनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं वो समाज को एक नियमों के द्वारा बांधते हैं। कहते हैं कि ये व्यक्ति को नियमों के द्वारा समाज के अंदर बांधते हैं, यानी एंथनी गिडन्स इसे बंद व्यवस्था मानते हैं कि व्यक्ति इन्हीं नियमों के अंदर रहकर ही अपने क्रियाओं को करता है और उन्हीं नियमों के अनुसार ही अपने सारे कार्य, सामाजिक कार्य होते हैं। इनका कहना है कि समाज में घटनाएं होती हैं और वो घटनाएं, उन घटनाओं के विषय में व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं होता, यानी वो अज्ञात घटनाएं होती हैं और आकस्मिक होती हैं, मुक्त स्वरूप होती हैं। उन घटनाओं पर व्यक्ति अपने नवीन विचारों को उत्पन्न करता है। उन घटनाओं के लिए व्यक्ति अपने नवीन विचारों को उत्पन्न करता है, क्योंकि ये जो घटनाएं आकस्मिक होती हैं ये व्यक्ति को नया अनुभव देती हैं, और नया जब अनुभव देती हैं तो नए अनुभव से व्यक्ति कुछ सीखता है, कुछ समझता है, अपनी तर्क और बुद्धि के द्वारा उनसे वो कुछ समझ विकसित करता है। तो इस तरीके से समाज में वो अपने आगे आने वाले भविष्य में सचेत होता है। इस तरीके से अगर वो घटनाएं भविष्य में होती हैं तो वो उसको समझ सकता है, और इस तरीके से जो समाज की क्रियाएं हैं वो गतिमान बनी रहती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। गिडिन्स के अनुसार जो संरचनाकरण है वो सामाजिक संरचनाओं, सामाजिक कर्ताओं के बाहर की वस्तु नहीं है, अपितु यह तो नियम और संसाधन है जो कर्ता द्वारा अपने व्यवहार के दौरान निर्मित तथा पुनर्निर्मित किए जाते हैं। इस प्रकार संरचनाकरण एक प्रक्रिया है जो संरचना को बनाने व पुनः बनाने की ओर संकेत करती है। गिडिन्स कहते हैं कि समाज में जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी विचार उठते हैं, उन क्रियाओं की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, और वो पुनरावृत्ति से ही जो भी घटनाएं आगे होने वाली होती हैं, आकस्मिक घटनाएं जो होती हैं, वो घटनाएं से जब व्यक्ति समझ विकसित कर लेता है तो वो घटनाओं की जो पुनरावृत्ति होती है, तो ये घटनाएं जब आगे बढ़ती है तो इनको ये पुनर्निर्मित होती जाती है, यानी एक घटना से जुड़ी हुई अगली घटना होती है, फिर उस घटना से जुड़ी हुई फिर अगली घटना होती है, और उनसे जुड़ी जो आकस्मिक घटनाएं होती हैं वो व्यक्ति को समझ बढ़ाती हैं। इस तरीके से समाज में प्रत्येक घटना क्या होती है कि वो समाज में व्यवस्थाएं बनाती चलती है, समाज में निरंतरता, गतिशीलता बनाती है। तो इसी तरीके से समाज में संरचना निर्मित होती रहती है, यानी जो भी समाज में क्रियाएं होती हैं, जो भी विचार उठते हैं, उन विचारों के माध्यम से वो विचार और वो घटनाएं पुनर्निर्मित होती रहती हैं, आगे की गतिशीलता बढ़ती रहती है, सामाजिक संरचना इसी तरीके से आगे की ओर निर्मित होती रहती है, जिसे ही एंथनी गिडिन्स ने संरचनाकरण कहा है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो पहले लोग सोचते थे, विचारते थे, सोच जैसे लोगों की होती थी कि हम चूल्हे पर खाना बनाते थे, एक मिट्टी का चूल्हा होता था, मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाते थे, और उस चूल्हे में इतने परिवर्तन हुए कि बहुत सारे प्रकार के चूल्हे निर्मित किए गए, जिसमें आज हम देखते हैं कि सिलेंडर गैस से जलने वाला चूल्हा बना, इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा बना, स्टोव बना, और अब तो माइक्रोवेव यानी ओवन भी चलते हैं जिन पर भी खाना बनता है। तो ये क्या है कि इस तरीके की स्थितियां होती हैं कि काम तो हमारा वही है, लेकिन काम में क्या है, आगे की ओर बढ़ना। ऐसे ही विचारों में कि समाज में कोई भी संस्था निर्मित होती है, वो संस्था के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, तो वो संस्था नवीन विचारों को अपनाती, समाज में होने वाले नवीन विचारों और घटनाओं को, क्रियाओं को क्या करती है, वो अपनाती जाती है, और उससे समाज में और नवीन परिवर्तन बढ़ते जाते हैं। उन नवीन परिवर्तनों से ही सामाजिक व्यवस्था बनती रहती है, अर्थात सामाजिक संरचना। तो ये जो नियम और ये संसाधन होते हैं, तो इनके द्वारा ही समाज में व्यवस्थाएं बनती रहती हैं, अर्थात संरचना जो होती है वो आगे की ओर बढ़ती रहती है, निर्मित होती रहती है। जो प्राचीन समय से थी व्यवस्था, वो उसमें परिवर्तन हुआ, और फिर उसमें परिवर्तन हुआ तो आज वर्तमान स्थिति ऐसी है कि ये समाज जो है वो तकनीकी ज्ञान कौशल को महत्व दे रहा है। ये भी हमारे संरचना का ही हिस्सा है, और आगे भविष्य में भी इस तरीके की संरचनाएं बनती रहेंगी, नवीन विचार आते रहेंगे, जिससे सामाजिक व्यवस्था में गतिशीलता बनी रहेगी, बढ़ती रहेगी।
तो इसीलिए एंथनी गिडिंग्स कहते हैं कि अपने व्यवहार के दौरान निर्मित तथा पुनर्निर्मित किए जाते हैं। इस प्रकार संरचनाकरण एक प्रक्रिया है जो संरचना को बनाने और पुनः बनाने की ओर संकेत करती है, क्योंकि व्यक्ति के कार्यों में भी निरंतर परिवर्तन होता है, व्यक्ति के विचारों में भी निरंतर परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन धीरे धीरे व्यक्ति के लिए सरल होते जाते हैं और कठिनाई का स्तर आगे आता जाता है, जिसको व्यक्ति अपनाता जाता है। यानी जो भी घटनाएं या विचार होते हैं वो आकस्मिक होते हैं, जिसके व्यक्ति अपनी समझ को विकसित करता है और आगे की ओर बढ़ता है, जो पुनः पुनः विकसित होता रहता है, बढ़ता रहता है आगे की ओर, और इस तरीके से संरचना बढ़ती रहती है, यानी संरचनाकरण की गति मिलती है। समाज में जो भी होता है वो लगातार होता रहता है, यानी गतिशीलता बनी रहती है। इसी को ही एंथनी गिडिंग्स संरचनाकरण की प्रक्रिया कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। संरचना का द्विविधा सिद्धांत। संरचनाकरण के सिद्धांत में गिडिंग्स ने संरचना को बाध्यतामूलक के साथ साथ सहायतामूलक भी माना है। अतः गिडिंग्स का मत है कि साधन, अभिकरण, एजेंसी और संरचना एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। इनको एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता, अर्थात दोनों से मिलकर यथार्थ बनता है। तो संरचना के द्विविधा सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि जो संरचना है वो बाध्यतामूलक तो है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है वो नियमों से बंधा हुआ होता है, लेकिन नियमों से बंधा हुआ तो होता है, लेकिन ये सहायतामूलक भी है। इसके द्वारा व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं पूर्ण होती है, क्योंकि यही एक साधन बनता है जिससे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। अर्थात जो ये नियम और संसाधन है, यानी अभिकरण और संरचना एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, क्योंकि समाज में जब अभिकरण यानी संसाधन नहीं होंगे, एजेंसियां नहीं होंगी, तो संरचना कैसे आगे बढ़ेगी। व्यक्ति अंतःक्रियाएं किसके माध्यम से करेगा, और जब अंतःक्रिया नहीं करेगा तो संरचना कैसे निर्मित होगी, यानी निर्मित होना, फिर पुनः निर्मित होना, फिर पुनः निर्मित होना। तो ये जो प्रक्रिया है वो एजेंसी और संरचना के माध्यम से होती है, क्योंकि जो एजेंसी होती है यानी अभिकरण होते हैं, ये व्यक्ति के लिए साधन होते हैं, और इसी तरीके से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है और सामाजिक संरचना बनती है। अर्थात इन दोनों से मिलकर ही व्यक्ति का यथार्थ बनता है। अब हम थोड़ा सा प्लास्टिक कामुकता की अवधारणा के विषय में हम एंथनी गिडिंग्स के जान लेते हैं। ये भी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह कामुकता संतान उत्पत्ति के लिए नहीं है। ये जो प्लास्टिक कामुकता है ये संतान उत्पत्ति के लिए नहीं है, यह अपनी अलग पहचान बनाने के प्रयोग में आती है, जिसमें शारीरिक शास्त्र होता है। लोग जिम जाते हैं, जिम जाकर अपने शरीर को बहुत ही हष्ट-पुष्ट बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, और अपने इस शरीर के द्वारा व्यक्ति पहचाना जाता है कि वो व्यक्ति उसने अपना शरीर कितना बढ़िया बनाया, कितना अच्छा बनाया, उसने अपनी अच्छी खिलाई की, और उसको समाज में इस तरीके से एक अलग पहचान मिलती है। स्लिम बॉडी जिसे हम बोलते हैं। जैसे महिलाएं हैं, महिलाएं सौंदर्य के लिए बहुत उत्सुक होती हैं। वो इतना अधिक सौंदर्य में लिप्त होती हैं कि वो अपने को सुंदर दिखाने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रों का उपयोग कर अपनी सुंदरता को दिखाती हैं, जिसमें वो अपनी सर्जरी वगैरह भी करवाती हैं। कहीं भी उनके कोई चेहरे में या शरीर में कोई डिफेक्ट होता है या कोई समस्या होती है तो वहाँ सर्जरी करवाती हैं और अपने आप को सुंदर दिखाती हैं। तो सुंदरता दिखाने के लिए जब व्यक्ति अपनी सुंदरता को दिखाता है तो उसकी एक अलग पहचान बनती है कि एक मुख्य बात उसके अंदर हो जाती है जिसके लिए उसे पहचाना जाता है। जैसे सुंदरता में व्यक्ति अपने चेहरे की सुंदरता को दिखाता है, किसी व्यक्ति को अपने कपड़ों की सुंदरता होती है, किसी व्यक्ति को अलग अलग तरीके से विचारों में सुंदरता होती है। तो व्यक्ति की एक अपनी अलग छवि समाज में बनती है, अलग पहचान बनती है, तो उसे ही प्लास्टिक कामुकता कहते हैं। इसे गिडिंग्स ने आधुनिकता की पहचान कहा है तथा इसे बेलगाम समाज सोसाइटी भी कहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपने आप को सुंदर श्रेष्ठ बनाना चाहता है और इसीलिए समाज में व्यक्ति रहकर इन पर अपना बहुत साधन खर्च करता है और इसी तरीके से इसमें व्यक्ति दिनों दिन ज़्यादा अपने आप को
लगाता है, अपना समय ज़्यादा देता है। तो इसीलिए इसे बेलगाम समाज की तरह माना है, क्योंकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति इस पर ज़्यादा ध्यान देता है और प्रत्येक समाज में इसकी आवश्यकता होती है। तो इसीलिए इसे एंथनी गिडेंस ने बेलगाम समाज कहा, क्योंकि ये समाज जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना ही अधिक वो अपने आप को इस प्लास्टिक का मुक्ता की ओर आगे की ओर बढ़ाएगा, उतना ही अधिक इन कार्यों के लिए समय देगा। तो इसीलिए एंथनी गिडेंस ने इसे बेलगाम समाज कहा। अब हम भूमंडलीकरण की बात कर लेते हैं एंथनी गिडेंस के। भूमंडलीकरण को मात्र पश्चिमीकरण नहीं समझा जा सकता। एंथनी गिडेंस कहते हैं कि भूमंडलीकरण को मात्र पश्चिमीकरण नहीं समझा जा सकता। यह एक प्रक्रिया है जिसमें सांस्कृतिक बहुलतावाद में वृद्धि हो रही है। आधुनिक समाज को क्रांति का युग समझा जाता है। गिडेंस असंगति से वर्ग संघर्ष का खतरा उत्पन्न हो गया। तो भूमंडलीकरण एक ऐसी स्थिति है जिसमें अपने देश, अपने राज्य में इतना अधिक फोकस ना करके अपने उद्योग को, अपने कार्य को, अपने व्यवसाय को वैश्विक यानी अन्य देशों के साथ तुलना करता है, आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, जिसमें जो दूसरे देशों के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा होती है। तो इस तरीके से वो जो उसके अपने उद्योग व्यवसाय कार्य होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने के कारण व्यक्ति, इन लोग अपने व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए वो अपने राज्य और देश पर इतना विशेष ध्यान नहीं दे पाते, अर्थात इस स्थिति से जो देश की, राज्य में जो व्यवस्था होती है वो गिरती जाती है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र को लेकर हो, देश और राज्य की व्यवस्था गिरती जाती है, क्योंकि जो भूमंडलीकरण से संबंधित यानी जो अपने उद्योग धंधों को, अपने व्यवसाय को वो वैश्विक स्तर पर बढ़ाता है और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करता है, तो वैश्विक स्तर पर अपने मानवीय संबंधों को बनाता है। तो इस तरीके से जो मंडलीकरण की स्थिति है ये आधुनिक समाज में क्रांति का युग समझा जाता है, किंतु इससे वर्ग संघर्ष का खतरा उत्पन्न हो गया। यानी समाज में जो मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग है उसमें प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं, जो छोटे उद्योग धंधे होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इस तरीके से जो राज्य है, वो देश है, उस देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था, सामाजिक क्रियाओं को खतरा उत्पन्न होता है, यानी उसके विकास में कमी होने लगती है। तो ये जो भूमंडलीकरण की स्थिति है इससे सांस्कृतिक बहुलतावाद में वृद्धि होती है, क्योंकि सांस्कृतिक बहुलता, बहुत से कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें सभी देशों के लोग अपने प्रतिभागी होते हैं और अपनी अपनी संस्कृतियों के माध्यम से अपने अपने उद्योग और व्यवसायों में वृद्धि करते हैं। तो इसी कारण एंथनी गिडेंस ने आधुनिक समाज को क्रांति का युग कहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एंथनी गिडेंस की महत्वपूर्ण पुस्तकों के विषय में जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं और इम्पॉर्टेंट है। कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी 1971 में प्रकाशित हुई थी। न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ये बुक इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1976 में प्रकाशित हुई थी। स्टडीज इन सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1977 में प्रकाशित हुई थी। प्रॉब्लम इन सोशल थ्योरी 1979 में प्रकाशित हुई थी। और पॉवर्टी एंड द स्टेट 1981 में प्रकाशित हुई थी। सोशल क्लास एंड डिवीजन ऑफ लेबर 1982 में प्रकाशित हुई थी। द थर्ड वे 1998, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये। द पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज 2009 में प्रकाशित हुई थी। आज हम लोगों ने एंथनी गिडेंस से संबंधित समाजशास्त्री योगदानों के विषय में हम लोगों ने जाना और उनके अवधारणाओं और सिद्धांतों के विषय में जाना। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।